नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में डिस्कस किया था, आज उसी के आगे परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा जब कूलॉम्स लॉ मैंने डिस्कस किया था, वहाँ पे एक एप्सिलॉन नाम का टर्म आया था। आज उसी के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस होगा। शांति से 35 से 40 मिनट देखिएगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हम पहले परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो समझते हैं एक एक करके। जैसा कि आपको याद होगा, हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया था, अगर दो चार्ज हमारे Q1 और Q2 हैं, अच्छे से समझिए, अगर हमारे कोई दो चार्ज हैं Q1 और Q2, ठीक, नो मैटर कि इन पे क्या अभी साइन है, प्लस है या माइनस चार्ज, तो इनके बीच एक फोर्स लग रहा था कि नहीं? फोर्स लगता था। फोर्स कैसा था? इन दोनों के सेंट्रल के एलॉन्ग लगता था, दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाले के बीच में। याद है ना? इसके बीच डिस्टेंस आर होती थी। वहां पे हमने सारा चीज किस पे कर रहे थे? वैक्यूम में डिस्कस कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मीडियम एक दिया रहेगा, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब मान लेते हैं हमारे दो चार्ज हैं, ये किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं। अगर किसी भी मीडियम में रखे हुए हैं, मान लेते हैं इसकी परमिटिविटी कितनी है? एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, नोट कर लेना। तो आप बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? कूलॉम्स लॉ क्या बोलता था? के हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, के Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता था कि नहीं? और के क्या होता था? जो हमारा के की वैल्यू थी, के हमारा मीडियम पर डिपेंड करता था। आपको याद होगा, इसका मैंने जो डिफरेंस आपको दिखाया था, मास, आपका ग्रेविटेशन लॉ और कूलॉम लॉ में एक डिफरेंस बताया था ना, कि वहाँ पे जो कैपिटल जी है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन यहाँ जो के है ये आपका मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है ये मीडियम पर डिपेंड करेगा। जैसे आप वाटर में रखोगे फोर्स की वैल्यू अलग आएगी, आप ग्लास पे रखोगे अलग आएगी, एयर में रखोगे अलग आएगी। लेकिन अगर यही मास होता, आप कहीं भी ले जाते, फोर्स सेम आता। ये बताओ समझ में आया कि नहीं? और के की वैल्यू कितनी होती थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। देखो वहाँ एप्सिलॉन नॉट था, वो एयर के लिए हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते थे। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन ही हमारी क्या है? एप्सिलॉन को ही हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो आज का टॉपिक है। क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो जैसे जैसे अपना मीडियम बदलेगा, वैसे वैसे हमारा फोर्स की वैल्यू बदलेगी कि नहीं? क्यों? क्योंकि फोर्स तो इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर यहाँ से मैं फोर्स लिखना चाहूँ एफ, के की वैल्यू पुट करूँ, क्या निकल के आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही आएगा कि नहीं? एप्सिलॉन क्या है? जिस मीडियम में हमारे चार्ज रखे गए हैं उस मीडियम की परमिटिविटी, याद रखना, उस मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट। अब आप यहाँ से मुझे एक रिलेशन बताओ कि अगर हमारी परमिटिविटी कम है, परमिटिविटी क्या करती है? परमिटिविटी जो इनके बीच के फोर्स हैं उनके इफेक्ट को कम करेगी अगर हम परमिटिविटी इंक्रीज करेंगे। आप देखो परमिटिविटी और फोर्स में कैसा रिलेशन है। यहाँ पे जो हमारा एफ है, ये तो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/परमिटिविटी है। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, कभी Q1 Q2 चेंज करेगा, कभी R चेंज करेगा, कभी परमिटिविटी चेंज करेगा। आपको एक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप क्वेश्चन कर लोगे। अब आप मुझे ध्यान से बताओ, अगर हमारी परमिटिविटी इंक्रीज होगी, परमिटिविटी इंक्रीज होगी तो फोर्स हमारा क्या होगा? अगर ये नीचे का टर्म इंक्रीज हो रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर का टर्म तो घटेगा, तो यहाँ से फोर्स हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो हम मीडियम इसलिए रखते हैं कि जो हमारे फोर्स के इफेक्ट है उनको हम घटा सकें। क्योंकि अगर दो चार्जों के बीच मानो हम नहीं चाहते कि ज़्यादा फोर्स लगे, बट फोर्स ज़्यादा लग रहा है,
तो उसको हम किसी ऐसे मीडियम में पुट करेंगे जिसकी परमिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो, जिससे उसके फोर्स का इफेक्ट घट सके। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको परमिटिविटी के बारे में क्लियर हो गया होगा। चलिए अब परमिटिविटी की मैं यहाँ पे डिफिनीशन लिख रहा हूँ। जो हमारी परमिटिविटी है, परमिटिविटी हमारी क्या है? इट परमिट्स, ये हमारा क्या कर रहा है? फोर्स को परमिट्स कर रहा है। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। फोर्स हमारा कैसे आता है? अभी आगे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब डिस्कस होगा कि फोर्स आया तो पहले फील्ड आई होगी, वो अपनी फील्ड बनाई होगी, फिर फोर्स आया होगा। अभी आप जस्ट इसको समझ लो। इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द, देखो नोट्स बना लेना, क्योंकि जब एग्जाम पास आएगा ना तो यही नोट्स ही रहेगा जिससे आप रिवीजन करोगे, बाकी सब साथ छोड़ देंगे। ना ही उस समय टीचर रहेगा जो इतने कम समय में आपको चीज़ें करा सके। क्योंकि आप बताओ ना, एग्जाम अगर कल है, आपको आज रात स्टार्ट करना है, तो अगर खुद का नोट्स लिखे रहोगे, आप एक नज़र मारोगे ना, सारी चीज़ें याद आती चली जाएंगी। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अभी से नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपकी फिजिक्स में एक अच्छी रैंक आएगी, या अगर आप बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर निकल के आएंगे। परमिटिविटी की डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं? इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, अपने खुद के ओन फील्ड को परमिट करती है। किस लिए? जो फील्ड के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन है, इंट्रोडक्शन नहीं, स्पेलिंग इंटरेक्शन है, जो हमारा फोर्स के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, उसको क्या किया जा सके? उसको डिक्रीज किया जा सके। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलो, जो हम एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं वो हमारा क्या है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक, तो जो हमारा एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू हमारी मिनिमम किसके लिए होती है? आप बताओ, कोई भी मीडियम है, सबसे मिनिमम परमिटिविटी किसका है? अगर वो वैक्यूम में रखा है, एप्सिलॉन मिनिमम फॉर किसके लिए? जब हमारा कोई चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है? वैक्यूम में रखा हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे? एक रेफरेंस पॉइंट मारेंगे, और वैक्यूम को ही हम क्या बोलते हैं? ये हमारा फ्री स्पेस है। समझ में आया कि नहीं? और अपने प्रैक्टिकल के लिए हम फ्री स्पेस किसको मानते हैं बताइए? अब वैक्यूम तो क्रिएट करने जाएंगे नहीं, तो फ्री स्पेस हम किसको कंसीडर करते हैं? एयर को। जो अगर हमारे दो चार्ज एयर में रखे हैं, एयर यहाँ पे हमारा रेफरेंस होगा। रेफरेंस, इसको आप याद रखना। इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर एयर है तो एप्सिलॉन नॉट। इसी के कंपेयर में हम अलग अलग परमिटिविटी कंपेयर करेंगे, जहां से अभी जन्म होगा रिलेटिव परमिटिविटी का। अभी आप इतना समझिए। अब बताइए, जब ये हमारा एप्सिलॉन नॉट ये मिनिमम है, किसके लिए मिनिमम है? ये हमारा वैक्यूम फ्री स्पेस या एयर है, इन सब के लिए एप्सिलॉन हमारा सबसे मिनिमम होता है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है, अगर ए हमारा मिनिमम है तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा? बताओ, अगर ए मिनिमम है तो इस पे अगर फोर्स जो लगेगा, मान लेते हैं एफ नॉट लगेगा, ए क्या होगा? दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो ए हमारा मैक्सिमम होगा। समझ में आया कि नहीं? फोर्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ पे? वैक्यूम या फ्री स्पेस में। समझ में आया कि नहीं? अब अगर किसी मीडियम में रख देते हैं, अगर उस मीडियम की परमिटिविटी, अभी मैंने चार्ज को क्या किया, जो हमारे चार्ज थे +Q1 और हमारा चार्ज था +Q2, ठीक, इनके बीच डिस्टेंस r था। अब इसको उठा के मैंने एक मीडियम में रख दिया है। अगर मैंने मीडियम में रखा, इसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन m ले लेते हैं, तो आप बताओ, जो हमारा एप्सिलॉन m है मीडियम की, ये हमारा ज़्यादा होगा किससे? हमारा जो रेफरेंस वैल्यू एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है? अगर ये हमारी ज़्यादा है तो फोर्स हमारा किस पे लगेगा? यहाँ से अगर मैं फोर्स के बीच रिलेशन लिखूँ, तो फोर्स हमारा मीडियम में कम होगा कंपेयर टू जो हमारा फ्री स्पेस में रखा हुआ है। ये रिलेशन समझ में आया कि नहीं? हमने कहाँ से लिखा? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे आप देखो, एफ और एप्सिलॉन में इन्वर्सली रिलेशन है। एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा हमारा डिक्रीज होगा। एफ नॉट हमारा क्या है? एफ नॉट हमारा फ्री स्पेस या एयर में जो फोर्स लग रहा है वो है। एफ एम हमारा क्या है? जो इस मीडियम पर फोर्स लग रहा है। समझ में आया कि नहीं? अब एप्सिलॉन की जो वैल्यू हमारी मिनिमम है एयर के लिए, ये कितनी है? इस वैल्यू को आप याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कभी दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12,
और इसकी यूनिट कितनी होगी, आप F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से लिखोगे। तो इधर क्या है, चार्ज, तो चार्ज Q1 Q2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। समझ में आया ना, यूनिट रट्टा मत मारिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिए। अरे यार, यूनिट ऑफ F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ से हमें एप्सिलॉन चाहिए, एप्सिलॉन इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं बताइए आप, Q1 Q2 बाई 4 पाई, यही ना, F इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई तो हमारा कांस्टेंट है, Q1 Q2 चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो कूलाम का C स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे पूरा आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब कुछ और होते हैं जो अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, उसका भी मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, अगर आपको हो सके तो याद रखना, नहीं तो पेपर में दिया ही रहता है। तो अगर हमारा कोई वाटर में है, वाटर की परमिटिविटी कितनी होती है, 7.12 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम स्क्वायर इन डिवाइडेड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसी तरह अगर हमारा ग्लास है, तो ग्लास का कितना होगा, जो हमारा क्या परमिटिविटी, ग्लास या फ्लेक्सी जो है हमारा, ग्लास या इसी को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सी। ठीक, इसके लिए जो हमारी परमिटिविटी होगी 3.01 इंटू 10⁻⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो आप यहाँ से, जो हमारा एयर है, एयर की परमिटिविटी 10⁻⁻12 में है और वाटर में 10⁻⁻10 में, इसका मतलब परमिटिविटी किसका ज़्यादा है, परमिटिविटी हमारा वाटर का ज़्यादा है, तो हमारा फोर्स क्या होगा, वाटर पे कम लगेगा। अगर दो चार्ज हमारे वाटर में रख दिए जाएं तो उन पे पर क्या लगेगा, ए हमारा कम लगेगा। क्यों, यहाँ जो हमारा एप्सिलॉन एम है, ये हमारा इससे ज़्यादा है। एम पता है ना किसके लिए मैं लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन एम एक परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। ठीक, ये सारी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको ना समझ में आए, एकदम बेसिक से, देखो कुछ भी रॉकेट साइन है, जो कॉन्सेप्ट था आप अच्छे से एक एक चीज़ें समझिए, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन होती चली जाएंगी। अब चलो समझते हैं रिलेटिव क्या होता है, रिलेटिव के बारे में हम समझते हैं आगे। रिलेटिव परमिटिविटी आर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी तक मैंने जस्ट आपको बताया कि परमिटिविटी क्या होती है, मीडियम की क्या होती है, या जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया, रेफरेंस पॉइंट हमने किसको लिया, एयर को। क्यों किसको, उसको मैं ऑलमोस्ट हम लोग क्या फिजिक्स के कैलकुलेशन में वैक्यूम कंसीडर करते हैं। तो चलो अब तो सारे मीडियम का हमें पता नहीं रहेगा, अगर मानो हमें किसी एक मीडियम का पता रहे, तो हम उसके रेफरेंस में दूसरा कैसे निकालेंगे, उसी को हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं दो हमारे चार्ज हैं, प्लस Q1 प्लस Q2। अभी हमारे कहाँ है, वैक्यूम आर एयर में है, आर डिस्टेंस पे। ठीक, इनके बीच डिस्टेंस कितना है, आर, सेंटर टू सेंटर है। अब इसी चार्ज को, ये हमारा चार्ज जो है, इसको अब हम एक मीडियम में रख दे रहे हैं, यही सेम चार्ज है, अब इसको हम क्या करेंगे, मीडियम में एक रख दे रहे हैं। ठीक, प्लस Q1, ये एक दूसरे से आर दूरी पर है, Q2। ठीक, अभी हमने इसको कहाँ रख दिया, किसी भी एक मीडियम में रख दिया है, कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, वाटर हो, हम एक जनरल केस ले रहे हैं। अब अगर आपसे रिलेटिव परमिटिविटी कोई पूछे, इसको भी आगे हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे, जस्ट डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ से हमारा जो रिलेटिव परमिटिविटी निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर। ये हमारा सब के लिए फिक्स रहेगा, क्योंकि कोई भी चार्ज हो उसको हम एयर में इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या दे रहे हैं, रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर हमें मीडियम की परमिटिविटी लिखना हो और हमें रिलेटिव पता है, तो मैं एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ कि नहीं। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए है हमारा एप्सिलॉन एम और ए है हमारा एप्सिलॉन नॉट एयर की, दोनों की रिलेटिव में ए हमारा निकल के आया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब ये कैसे डेवलप किया गया उसको समझते हैं। अब आप बताओ इसके बीच कितना फोर्स लगेगा एयर के लिए, एयर के लिए फोर्स कैसे निकालेंगे।
जो हमारा फोर्स है इसको हम क्या नाम दे देते हैं, एफ नॉट एयर के लिए क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिखेंगे ना, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये हम इसके लिए लिखेंगे। और अगर इसी तरह हमें मीडियम के लिए लिखना हो, एफ मीडियम, आप बताओ इस मीडियम के लिए तो सब सेम होगा, केवल क्या बदलेगी हमारी परमिटिविटी। यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा कि नहीं, बिल्कुल यही होगा। अब अगर मैं एयर को मीडियम से डिवाइड कर दूं, अगर एयर को हम मीडियम से डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, बताओ आप। अगर हम एयर को मीडियम से डिवाइड कर दें तो यहाँ से जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा, एफ नॉट बाई एफ एम, ये हमारा किसके बराबर आएगा, देखो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर से Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये इन्वर्सली है, मतलब हमारा एफ साइलन एम ऊपर आएगा, तो हमारा निकल के आएगा एफ साइलन एम डिवाइडेड बाई एफ साइलन नॉट। और यही ये किसकी वैल्यू है, ये है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी एफ साइलन आर। समझ में आया कि नहीं। अगर हमें फोर्स या इसके टर्म में किसी में भी दे, हम उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ये समझ में आया ना, हमने एयर को क्यों रेफरेंस दिया है, क्योंकि किसी भी चार्ज को हम कैलकुलेशन करेंगे, एयर को हम रेफरेंस मान के सारा कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इस पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि रिलेटिव का मतलब क्या है। इसके सापेक्ष जो बोलते हैं उसी को रिलेटिव बोलते हैं। अगर मानो एग्जाम्पल आपको दिया हो, एग्जाम्पल देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, समझ लो। अगर हमको दिया हो, एक कोई हमारा है, एक लिक्विड है, ठीक है, कोई भी लिक्विड, इसकी रिलेटिव परमिटिविटी 5 दिया है, एनी लिक्विड कोई भी है, तो इसका आपने क्या मतलब समझा, बताइए इसका क्या मतलब समझे। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इसका मतलब समझे, दया वाला सीन हो गया है क्या, एप्सिलॉन आर, इसका क्या मतलब हुआ, एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन एयर। तो ये हमारा किसके कंपेयर में ज्यादा है, मीडियम। मीडियम को हम किसके कंपेयर में निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम मीडियम को अपने एयर के कंपेयर में निकाल रहे हैं। दया समझ चुका है इस बात को, ठीक। चलो, तो हमारा रिलेटिव कितना दिया है, 5 = एप्सिलॉन एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो हमारी मीडियम की परमिटिविटी निकल के आएगी, ये जो एयर में परमिटिविटी है उसका कितना टाइम निकल के आया है, उसका 5 टाइम्स निकल के आया है। तो मतलब फोर्स पे क्या होगा, फोर्स जस्ट इसका अपोजिट होगा, मतलब फोर्स 5 टाइम्स कम लगेगा। एफ अगर इस पे एफ लग रहा है तो वहाँ पे F/5 लगेगा। रिलेटिव का जनरल मीनिंग समझ में आया कि नहीं, अगर कोई पूछे। रिलेटिव का मतलब यहाँ पे अगर रिलेटिव परमिटिविटी है, इसका मतलब एयर में जो परमिटिविटी उसका कितना टाइम मीडियम्स है, सीधा सा मतलब फोर्स कितना टाइम्स कम लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू। मान लेते हैं हमारा एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, ये एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक। इसको आप खुद से करिए। ये दोनों एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर कहाँ पे अभी रखे हुए हैं, एयर में। अब इसी चार्ज को मैं क्या करता हूँ, Q1 और Q2 को एक किसी भी मीडियम में डाल देते हैं। Q1 Q2 को मैं क्या करता हूँ, किसी एक मीडियम में डाल देता हूँ। डिस्टेंस सब सेम है, कुछ भी हमने चेंज नहीं किया है। यहाँ पे एयर था, यहाँ मान लेते हैं हम किस में डाल देते हैं, ऑयल में। अगर एयर में हमारा फोर्स F लग रहा है तो मीडियम में हमारा FM कितना लगेगा वो हमसे पूछ रहा है। इसको आप कैसे निकालोगे, और आपको जो रिलेटिव परमिटिविटी है, रिलेटिव परमिटिविटी हमारा दिया हुआ है कितना, 5। जैसे ही आपने देखा है तो सीधा F/5 आंसर दे दोगे, लेकिन मैं पूरा पहला क्वेश्चन है इसलिए लॉजिक के साथ आपको दिखा रहे हैं। अब देखो रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब क्या है, जो हमारा था मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में जो निकाल रहे हैं, इक्वल टू फोर्स में तो अपोजिट रिलेशन है, F0/FM, यही है कि नहीं। अब ये मीडियम जो है वो एयर का कितना टाइम्स रिलेटिव परमिटिविटी है, 5 टाइम्स, तो फोर्स कितना कम हो जाएगा, जस्ट अपोजिट, 1/5 टाइम्स। तो यहाँ से जब हम वैल्यू रखेंगे 5 इक्वल टू कितना आएगा,
एफ नॉट बाई एफ एम मीडियम का। यहाँ से जब हम मीडियम पे फोर्स निकालेंगे एफ एम, ये हमारा निकल के आएगा एफ, अगर इस पे एफ है ना, एफ नॉट की वैल्यू एफ है, ये हमारा निकल के आएगा एफ बाई 5। ये हुआ आंसर। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन नीट और जेई में पूछे गए हैं। ये समझ में आया कि नहीं? और आपके बोर्ड में तो ऐसे ही आएगा एकदम हलवा टाइप, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, देखते ही आंसर करोगे। कभी बोलेगा इनके बीच डिस्टेंस चेंज कर देगा तो आप वो फार्मूला लगा देना, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वाला आंसर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको अब आप पहले वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो या ना हो, लेकिन अटेम्प्ट करने की हैबिट डालिए, क्योंकि अभी से अटेम्प्ट करने की हैबिट डालोगे ना, 1 मंथ या 2 मंथ होने के बाद आपका दिमाग क्वेश्चन देख के, प्रोग्रामिंग जैसे होती है ना उस तरीके से एल्गोरिदम चलने लगेंगे कि क्वेश्चन आया तो उसको अप्रोच कैसे करना है, इसलिए उसको अभी से डालिए। चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 20 माइक्रो कूलम्स इन अ मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इच 4। द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इच 40 सेंटीमीटर। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखा है अच्छे से तो इसको तुरंत कर दोगे। ये क्या बोल रहा है? हमारे दो चार्ज हैं, कितना दिया हुआ है इन पे, आवेश कितना है 20 माइक्रो कूलम, Q1 Q2 की वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है, ईच चार्जेस ऑफ 20 माइक्रो कूलम। और एक दूसरे से कितनी दूरी पर ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं? ये दोनों एक दूसरे से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। और कहाँ पे रखे हुए हैं? किसी मीडियम में रखे हुए हैं, किसी मीडियम में। और हमको क्या दिया हुआ है? जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो हमको दिया हुआ है 4। यहाँ से हमको पूछ रहा है कि इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप इसको कैसे अप्रोच करोगे जब भी कोई क्वेश्चन आए? ये भले मीडियम में दिया है, इसको हम ले लेंगे पहले एयर में। अगर हमें एयर का मिल गया तो हमें रिलेशंस पता है, रिलेशन हमें पता है कि नहीं? रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू क्या होता है? एफ साइलेंट एम। देखो मैं इतनी बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको। और जस्ट इसका अपोजिट एफ नॉट बाई एफ एम। एफ नॉट हमारा क्या है कि एयर या वैक्यूम में फोर्स, और एयर में हमें 1/4 पाई एफ साइलन की वैल्यू पता है या एफ साइलन नॉट की वैल्यू पता है। वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जिसके रेफरेंस में हम सारी वैल्यू निकाल रहे हैं। बताइए एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर किसी तरह हम एयर में फोर्स निकाल दें, रिलेटिव परमिटिविटी दिया है उससे डिवाइड कर देंगे, हमें मीडियम का मिल जाएगा कि नहीं? बिल्कुल मिल जाएगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एयर में फोर्स निकालते हैं। सबसे पहले एयर के लिए हम मान लेते हैं कितना फोर्स लग रहा है, एफ नॉट। एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला यहाँ लिखते हैं 1/4 पाई। अब परमिटिविटी क्या है एयर की? एफ साइलेंट नॉट इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यही फार्मूला है ना। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट की वैल्यू कितनी है? आपको पिछले सेशन में मैंने बताया था, इस पूरे टर्म की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 आता है, इंटू Q1 20 माइक्रो कूलम। एक माइक्रो कूलम में कितना कूलम? एसआई में कन्वर्ट करना है। एक माइक्रो कूलम में 10 की पावर -6 कूलम। इसी तरह Q2 की वैल्यू 20 इंटू 10 की पावर -6। डिस्टेंस हमारा किसमें दिया है? सेंटीमीटर में। हमें चाहिए एसआई में, मतलब मीटर में। तो मीटर में 40 सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे 0.4 का स्क्वायर। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हमारा एयर या वैक्यूम में फोर्स है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हमारा निकल के आएगा 22.5 न्यूटन। ये हमारा कहाँ पे निकल के आया है? वैक्यूम या एयर, वैक्यूम या एयर या फ्री स्पेस। समझ में आया कि नहीं? अब हमसे किस में पूछा है? मीडियम में। अब जैसे ही हमसे मीडियम में पूछा, रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, हम आराम से निकाल सकते हैं। एफ साइलेंट आर इक्वल टू एफ नॉट बाई एफ एम, यही ना। तो इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। इसकी वैल्यू है 4 इक्वल टू 22.5 डिवाइडेड बाई एफ एम। तो यहाँ से मीडियम पर कितना फोर्स आएगा? मीडियम पे अगर हमें फोर्स निकालना है एफ एम, ये हमारा निकल के आएगा 22.5 डिवाइडेड बाई 4। जब 22.5 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मीडियम पे जो हमारा फोर्स निकल के आएगा 5.625 न्यूटन। ये रहा इसका आंसर।
आई होप आपका भी यही आया होगा। अगर सेम आया है बहुत सही, आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे हैं। नहीं आया है, एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूँ, उसमें देखिए कि कहाँ पे गलती हुई। पहले बताओ इसको समझ में आया कि नहीं। जब भी कोई चार्ज किसी भी मीडियम में रखे हों और आपको रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो, आप तो सबसे पहले एयर में निकाल देना। कभी क्या होगा, एयर में चार्ज दिए रहेंगे, आपसे किसी मीडियम में पूछेगा, कॉन्सेप्ट सेम है। सबसे पहले एयर में निकाल देना, फिर उसको डिवाइड कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि एयर की भी परमिटिविटी वो चेंज करेगा, तो वहाँ पे तब ये फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करना, एप्सिलॉन नॉट की। समझ में आया कि नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो अभी तक जो मैं क्वेश्चन लिया ये सारे आपके बोर्ड और नीट के क्वेश्चन थे। अब जो क्वेश्चन ले रहा हूँ ये आपका जेई का, जेई मेन और जेई एडवांस लेवल का ले रहा हूँ। और एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी, चलो क्वेश्चन देते हैं फिर बताते हैं। एक क्वेश्चन आपका ऑलरेडी AI EEE जो पहले होता था, पहले जेई में नहीं होता था, IIT AI EEE इस टाइप के एग्जाम होते थे, तो ये क्वेश्चन AI EEE में पूछा गया है। तो इसका मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन डिटेल में पूरा आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस क्वेश्चन को खुद से करना, क्योंकि चाहे आप नीट की कर रहे हो या जेई मेन की या जेई एडवांस, इस टाइप की क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा ना, इसमें 3-4 चैप्टर के कॉन्सेप्ट यूज होंगे। इसमें आपका फ्लूइड मैकेनिक्स भी यूज होगा, आप ध्यान से देखेंगे, आपका मैकेनिक्स भी यूज होगा और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पूरे फिजिक्स से आप ही बताइए, 30 क्वेश्चन जेई मेन पूछ रहा है, तो 30 क्वेश्चन में तुझे पूरी फिजिक्स कवर करनी है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, एक क्वेश्चन जो 2-3 चैप्टर को कवर करे। इसी तरह नीट में 50 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 50 क्वेश्चन में एग्जामर को 11 और 12 सारा कवर करना है, तो उसके लिए ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि जिसमें 2 से 3 चैप्टर यूज हो। तो वीडियो को पॉज करिए और इसे खुद से पहले ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई। देखो ये कह क्या रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल spherical charge metallic sphere are hung by string and the string makes 60 degree with each other in vacuum. ध्यान से सेंटेंस रीड करना। When the arrangement is kept in a liquid of density 0.5 ग्राम पर cc, the angle remains same. एंगल अभी भी सेम है, मतलब 60 डिग्री। कैलकुलेट डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, पता है ना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या था। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम रिलेटिव क्या बोलते थे, अपनी रिलेटिव परमिटिविटी जो एप्सिलॉन आर है, यही हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। और आपको स्पेयर की डेंसिटी दिया हुआ है 1.5 ग्राम पर सीसी। ये सारा हमारा सीजीएस यूनिट दिया हुआ है। अगर आपने क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट का लेक्चर देखा होगा, वहाँ पे आपको पता है 3 टाइप की यूनिट होती है, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस, इसके बाद एमकेएस। आई होप आपको ये सारी चीजें पता होगी। चलो इसको समझते हैं। क्या बोल रहा है, हमारे दो चार्ज हैं जो एक स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। तो ये मान लेते हैं हमारा एक स्ट्रिंग है, यहाँ से ये हमारे दोनों चार्ज लटके हुए हैं। ठीक, ये रहे चार्ज। इसको क्या नाम दे दें, प्लस क्यू। इसको भी चार्ज दे देते हैं प्लस क्यू। ठीक, अब ये स्पेरिकल है, कुछ ना कुछ इनका मास होगा, तो चलो मास भी दे देते हैं, कितना है एम। इसका भी मास है एम। और ये दोनों स्ट्रिंग जो है यहाँ से कितना एंगल बना रहे हैं, 60 डिग्री। ये कहाँ पे बातें हो रही हैं, अभी ये बातें सारी हो रही हैं हमारा कहाँ पे है, वैक्यूम में। ठीक, अब क्या किया, इसी सारे चार्ज को अब एक लिक्विड में उठा के डाल दिए हैं। उस लिक्विड की हमको डेंसिटी दी हुई है। तो चलो फिर से वही कहानी, ये है हमारा स्ट्रिंग। पहले क्वेश्चन देखो, टाइम देके इसको अच्छे से समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर करेगा। ये है प्लस क्यू, ये भी है आपका प्लस क्यू। चार्ज का मास मान लेते हैं एम, यहाँ भी मास एम। एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। अब इसको हमने कहाँ पे रख दिया है, अब इसको एक मीडियम में डुबा दिया। अभी हमने क्या था, स्ट्रिंग देखो ऐसे लटकी हुई थी, एयर में था। अभी आप समझो कोई मीडियम, वाटर, एसिड कुछ भी है, उसमें हमने अब डाल दिया है दूसरे केस में। तो हमसे पूछ रहा है कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख लो,
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही हम रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम एक को उठाते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले हम वैक्यूम को लेते हैं जो हमारा एयर में है। ठीक, वैक्यूम और एयर, हम प्रैक्टिकल के सारी चीज़ें एयर में कर रहे हैं। तो चलो इसको उठाते हैं एक को। किसके लिए? एयर के लिए सारी एनालिसिस हो रही है। स्ट्रिंग है, यहाँ से हमने चार्जेस को लटका दिया है। चलो चार्ज लटक गए हैं। प्लस क्यू हंग है ना, यहाँ भी कितना है? प्लस क्यू। एक मिनट इधर बनाते हैं। इस पे भी चार्ज कितना है हमारा? प्लस क्यू। इसका मास m, इसका मास m। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री ना, 60 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक, कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। आप बताइए, जब ये दोनों चार्ज हवा में लटके हुए हैं तो इस पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, आप कैसे डिसाइड करोगे? उसके लिए न्यूटन्स में हमने आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना बताया था। इस चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब हम बनाएंगे तो क्या क्या फोर्सेस लगने वाले हैं? देखो, एक तो ये हमारी रस्सी है जिससे बंधे हुए हैं। रस्सी का काम क्या है? टेंशन देना। इसने टेंशन दे दिया टी। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों पे सेम है, सिमिलर है, तो हम एक को लेके एनालिसिस कर रहे हैं। और क्या होगा? एक तो इसका मास m है, देखो डेंसिटी दिया है ना, तो मतलब मास होगी। तो इसका मास है, वो क्या लगाएगा? एक ग्रेविटी फोर्स आएगा, धरती माता नीचे खींचेंगी। क्या वेट होगा इसका? mg। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। और क्या आएगा? ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये क्या करेगा? रिपेल करेगा, इसको अपने पास नहीं आने देगा, इसको दूर भेजेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा एफ नॉट, एयर के लिए हम कर रहे हैं तो क्या देंगे? एफ नॉट। वो हमारा इस डायरेक्शन में आएगा कि नहीं? बताओ, फोर्स क्लियर हुआ कि नहीं? इसके अलावा कोई और फोर्स, इसके अलावा कोई और फोर्स नहीं है। हमारा ये रेडी हो गया है। अब हम क्या करते हैं? इसको हम पहले रिजॉल्व करते हैं। एक्स को एक कंपोनेंट में करेंगे और वाई को एक कंपोनेंट में करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारा ये 60 डिग्री है, हम मान लेते हैं आधा कितना बना रहा है? थीटा। थीटा की वैल्यू 60 का हाफ होगा ना, एंगल तो वही होगा थीटा, वही होगा कि नहीं? तो यहाँ पे हम मान लेते हैं थीटा है एंगल। थीटा इसका जस्ट हाफ से हमने लाइन डाला है तो इसको डिवाइड करेगा। थीटा इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। अब आप बताओ, अगर ए एंगल थीटा है तो ए भी एंगल हमारा क्या बनाएगा? ए भी हमारा थीटा बनाएगा कि नहीं? बिल्कुल बनाएगा। अब आप ध्यान से बताइए, इसको हम जब कंपोनेंट लेंगे, आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी कंपोनेंट लेने की, अगर याद होगी। ये टेंशन टी है, एंगल जिस एक्सिस से बनाए उधर क्या आएगा? कॉस कंपोनेंट। तो ऊपर आया आपका कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर हमारा क्या आएगा? टी साइन थीटा। पहले बताइए, यहाँ तक कुछ भी डाउट है? इस पे सारे फोर्सेस हमारे एक्स और वाई डायरेक्शन में आ गए। यहाँ एंगल पर टिल्ट था, इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको ब्रेक किया। देखो, मैं एकदम आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ प्रॉब्लम हो आप बताना। यहाँ पे अब चलो हम क्या करते हैं? पहले हम समेशन ऑफ एक्स हम लिखते हैं। समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में अगर हम फोर्सेस लिखेंगे, एफ एक्स कर देता हूँ। एक्स डायरेक्शन में हमारे फोर्सेस क्या होने चाहिए? अगर इक्विलिब्रियम में है, जीरो होनी चाहिए। तो जीरो होने के लिए हमारा टी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए? एफ नॉट। एफ नॉट हमारा क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्जों के बीच में। और क्या होगा अगर हम समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे? देखो, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी यूज हुआ, मैकेनिक्स भी यूज हो रही है। टी कॉस थीटा इक्वल टू ए हमारा आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर। अब मैं क्या करता हूँ? एक और दो को डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ से जब मैं डिवाइड करूंगा, टेन थीटा इक्वल टू क्या निकल के आएगा? टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, ये निकल के आएगा एफ नॉट बाई एम जी। अब कहीं हमको मास तो दिया हुआ नहीं है। मास नहीं देके तो हमको क्या दिया हुआ है? डेंसिटी दिया हुआ है स्पेयर की। स्पेयर की डेंसिटी को हम क्या मान देते हैं? लेट स्पेयर डेंसिटी रो। स्पेयर डेंसिटी रो। रो की वैल्यू हमको दी हुई है। रो की वैल्यू हमको कितनी दी है? 1.5 ग्राम पर सीसी। इसकी वैल्यू हम रो की केवल यहाँ पे एम इक्वल टू, अब बताओ ये स्पेयर है, मास इक्वल टू हम क्या? मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू ओलूम लिख सकते हैं कि नहीं? यही होता है ना, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू ओलूम।
होता है कि नहीं। रो हमारा क्या है, डेंसिटी ऑफ स्फीयर, यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है। अब चलो एम की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। क्यों हमने किया, क्योंकि क्वेश्चन में हमें डेंसिटी दिया हुआ है, इसलिए डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। जिस फॉर्म में हमारा वेरिएबल दिया होता है क्वेश्चन को, हम उसी फॉर्म में करते हैं। रो भी जी, इसको मान देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये हमारा जब वैक्यूम में था, अगर मानो एंगल पूछा रहता, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। अगर सपोज केवल एयर में देखे, आपको एफ नॉट की वैल्यू न देखे, Q1 Q2 की वैल्यू दे देता और आपसे पूछ देता एंगल कितना होगा, डेंसिटी और ये सब देके इसका रेडियस, तो रेडियस देता, आप वहां से वॉल्यूम निकाल देते 4/3 पाई आर क्यूब करके। डेंसिटी दिया ही रहता, जी पता ही है, एफ नॉट निकाल देते। तो क्या इनके बीच एंगल नहीं बता सकते थे? आराम से बता सकते थे। एक क्वेश्चन ए बनेगा और अगला जो पूछा है उसको हम देखते हैं। देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे हुए हैं। अब हम क्या लेते हैं, जब किसी लिक्विड या मीडियम में हमने इसको डुबा दिया है, जब इसको हमने किसी लिक्विड या मीडियम में डुबाया, तो अभी भी एंगल हमारे क्या हैं, अभी भी एंगल हमारे सेम ही हैं। कितना है, 60 डिग्री। ये है प्लस क्यू, यहाँ भी है हमारा प्लस क्यू। इसका मास है m, इसका भी मास है m। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो आप बोलो। अभी हमने क्या किया है, इनको एक लिक्विड में डुबा दिया है, इनके बीच एंगल है 60 डिग्री। अब जब इसको आपने लिक्विड में डुबाया, क्या क्या फोर्स लगेंगे, हम एक एक करके एनालिसिस करते हैं। आप सही से फोर्स लगाना जान गए ना, क्वेश्चन आपका वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मास है, तो मास से तुरंत क्या आएगा, एक अपना ग्रेविटी फोर्स आएगा, धरती माता देंगी mg। और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में अगर ये चार्ज बधा हुआ है तो एक क्या होगा, इसमें एक टेंशन आएगा, है कि नहीं। और क्या फोर्स आएगा, ये प्लस प्लस है तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा, और ये क्या करेगा, अपोजिट साइन है, ये इसको रिपेल करेगा। यहाँ तक तो हमारा कोई बात नहीं, पिछले में भी हो रहा था, यहाँ तक तो हम समझ गए। लेकिन यहाँ पे एक और फोर्स आएगा, कौन सा फोर्स आएगा, एक हमारा अपथ्रस्ट फोर्स आएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने लिक्विड में डुबाया है। आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में बायंसी फोर्स स्टडी किया होगा ना, उत्प्लावन बल जिसको बोलते थे, कि अगर हम किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डुबाते हैं तो लिक्विड उस पर एक बल लगाती है, जिसको अपथ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते थे। याद आया कि नहीं, वही है। तो चलो पहले इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे एंगल हमारा थीटा, यहाँ पे भी हमारा एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे भी हमारा थीटा बनेगा। जब हम कंपोनेंट लेंगे, इधर हमारा क्या निकल के आएगा, और इधर आप बताओ। इधर हमारा एंगल जिस एक्सिस से बना रहा हो, रटिएगा मत, उधर कॉस कंपोनेंट आंख मूंद के ले लेना, टी कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर टी साइन थीटा। और एक हमारा क्या आएगा, अब थ्रस्ट फोर्स। ये क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मानो कोई हमारा लिक्विड है, ठीक, किसी लिक्विड में आप अगर सॉलिड, अरे आप देखो, आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बताऊं। आप मानो कभी न कभी तालाब या नदी में नहाए होगे, नहाए हो कि नहीं, आप नहाए होंगे। कभी एक डिब्बा लेके जाना है, डिब्बे को आप ऐसे लिक्विड में रख के ऐसे दबाना पानी में। जब डिब्बे को आप पानी में दबाओगे, हर कोई ने प्रैक्टिकल किया होगा, तो डिब्बा क्या होता है, ऐसा लगता है कि नीचे से कोई उसको उठा रहा है। वो कौन उठाता है, वही हमारा अपथ्रस्ट फोर्स होता है, जिसको हम बायंसी फोर्स या उत्प्लावन बल बोलते हैं। और वो कितना उस पर फोर्स लगाएगा, जितना वो वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। देखो आप जितना बड़ा डिब्बा रहता है, आप देखना एक छोटी सी डिब्बी लेना, उसको पानी में रख के दबाओगे आराम से दब जाएगा। लेकिन एक आप 4/5 का डिब्बा लेना बड़ा सा, आप उसको रख के नीचे दबाना, देखो नहीं दबेगा। क्यों, क्योंकि उसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको हटाने में सक्षम नहीं है। उसी को हम क्या बोलते थे, बायंसी फोर्स। समझ में, लिक्विड आपने स्टडी किया होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, वहाँ पे सारी चीजें डिटेल में बताई गई हैं। अब यहाँ पे हम एक कोई सॉलिड स्फीयर डाल दिए, तो इस पे क्या होगा, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा उतना इस पे फोर्स लगेगा। इसका लिक्विड का डेंसिटी रो एल है, तो जितना ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, इस पे एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, जिसको हम एफ बी या एफ यू दोनों बोलते हैं। अब थ्रस्ट या बायंसी फोर्स, समझ में आया कि नहीं। और एफ फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी होती है, आपको याद होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में, इसके द्वारा जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, लिक्विड की डेंसिटी रो एल इंटू वी इंटू जी। समझ में आया कि नहीं। लिक्विड का वॉल्यूम या मास जितना ये डिफरेंस होता है, और ये फोर्स की वैल्यू हमारी होती है रो एल भी जी, ये इसकी वैल्यू निकल के आती थी।
ये पूरा डेरिवेशन है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और इसका डायरेक्शन हमेशा कहाँ होता है? ऊपर। तो जब हमने इसको लिक्विड में डुबाया तो एक और फोर्स आएगा, वो फोर्स हमारा क्या होगा? बायंसी फोर्स, या हम अब थ्रस्ट फोर्स यू से लिखते हैं यहाँ पे, ठीक, एफ यू। कुछ भी डाउट हो तो बोलो। अब चलो, अब तो सारे फोर्स हमारे इस एक्सिस पे आ गए, बराबर करते हैं। अभी हम टेंशन टी डेक्स लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे टेंशन बदल जाएगा, टी डेक्स ले लेते हैं। समझ में आया कि नहीं? अरे यार, इसको हमने टी डेक्स इसलिए ले लिया है, वहां पे देखो टी हमने लिया था, फोर्स अलग अलग लग रहे थे, लेकिन मीडियम में डालोगे तो बायंसी फोर्स लग रहा है, जिसके कारण रस्सी पे टेंशन तो अलग हो जाएगा। तो चलो, अब इसको हम फोर्स को बैलेंस करते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से हमारा टी डेक्स साइन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आएगा? जो फोर्स एयर में है, एफ नॉट। इसी तरह वाई डायरेक्शन में देखो, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, आप खुद से करोगे ना 1 मिनट भी 2 मिनट भी नहीं लगेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ क्या है? टी डेक्स कॉस थीटा, और क्या है अपना एक अब थ्रस्ट फोर्स एफ यू इक्वल टू किसके बराबर है? एम जी ग्रेविटी के। तो यहाँ से हम इसको टी डैश कॉस थीटा को एक तरफ करते हैं, टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू एम जी माइनस एफ यू। यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब मैं क्या करता हूँ, एक टी डैश साइन थीटा को टी डैश कॉस थीटा, इसको अगर मैं इक्वेशन एम बोल दूँ और इक्वेशन बी बोल दूँ, तो हम ए में बी का डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो टी डेक्स से टी डेक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या निकल के आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, उधर है हमारा एम जी, यही है ना? यहाँ पे देखो, सॉरी, एफ नॉट है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा एफ नॉट। एफ नॉट डिवाइडेड बाई इधर क्या आया है? एम जी माइनस एफ। अब थ्रस्ट फोर्स, यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो बोलो। अब इन सब की हम वैल्यू रखते हैं, एम की वैल्यू रखते हैं। एम तो हमारा मास है, किसका मास है? स्पेयर का, और स्पेयर की डेंसिटी कितनी है? रो, यही है ना? तो इसको हम जब पुट करेंगे एम नॉट, एम की वैल्यू रो वी जी माइनस, अब थ्रस्ट की वैल्यू डालते हैं रो, यहाँ डेंसिटी लिक्विड की है, लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। समझ में आया कि नहीं? यहाँ आप लिख लेना, रो जो है ये हमारा स्पेयर का डेंसिटी है, ये स्पेयर की डेंसिटी है। अभी मैंने पीछे पूरा डिटेल किया है। और जो रो एल है ये हमारा लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक? यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। तो ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 2, क्या आया? टेन थीटा इक्वल टू एफ नॉट डिवाइडेड बाई रो वी जी माइनस रो एल इंटू वी जी। अब देखो यहाँ पे दोनों इक्वेशन हमारे बराबर हैं। जो ये 1 है, एंगल यहाँ भी टेन थीटा है, यहाँ भी टेन थीटा है। तो यहाँ से जब हमारे दोनों लेफ्ट साइड बराबर हैं तो हमारे राइट साइड भी बराबर होंगे कि नहीं? बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ से फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से अगर हमारे दोनों बराबर हैं तो यहाँ से हम क्या था? यहाँ राइट हैंड साइड एफ नॉट बाई रो भी जी, एफ नॉट बाई रो भी जी इक्वल टू, यहाँ पे एफ नॉट। अभी देखो, मैं भी जी को यहाँ कॉमन ले लेता हूँ। जब भी जी को कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? रो एल माइनस रो। देखो, मैंने ये सब इसलिए नहीं निकाला था, सब यहाँ देखो कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं? कहीं भी कुछ भी यहाँ पे कुछ तुम, हाँ, रो माइनस रो एल है ना? एक मिनट, रो माइनस रो एल, जब हम भी जी को कॉमन लेंगे तो आप देखो यहाँ भी जी से भी जी कैंसिल हो जाएगा। और ये हमारा मीडियम पर फोर्स लग रहा है ना, तो मीडियम पे जो लग रहा था इसको हम एफ नॉट न बोल के एफ एम है, इसको आप चेंज कर देना, ये है हमारा एफ एम, ठीक? ये मीडियम पे है, यहाँ पे इसको बस क्योंकि मीडियम है ना, एफ नॉट रखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आप मानने का तो कुछ भी मान सकते हो। एफ एम है मीडियम पर फोर्स, तो यहाँ पे मीडियम पे है एफ एम। अब चलो इसको हम एक साइड करते हैं और रो की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से एफ नॉट डिवाइडेड बाई रो, स्पेयर की डेंसिटी कितनी दी हुई है? स्पेयर की 1.5 दी है, इक्वल टू एफ एम, मीडियम पर फोर्स एफ एम लग रहा है, डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी है 1.5 माइनस लिक्विड की डेंसिटी कितनी दी है? क्वेश्चन में देखो, लिक्विड की डेंसिटी आपको 0.5 ग्राम पर सीसी दी गई है। तो यहाँ पे 0.5 डालेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे निकल के आएगा एफ नॉट बाई 1.5 इक्वल टू एफ एम। 1.5 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 1। अब यहाँ से हम एफ नॉट बाई एफ एम लिखते हैं,
एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा 1.5। और 1.5 ही हमारा क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फार्मूला एफ नॉट बाई एफ एम इक्वल टू 1.5। तो जो उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछा था वो कितना निकल के आएगा 1.5। आंसर हुआ ए हमारा 1.5। समझ में आया कि नहीं। इस क्वेश्चन में देखो कभी भी आगे आने वाले समय में यहाँ पे वो एंगल पूछ सकता है, एंगल न देके केवल पूछ देगा एंगल कांस्टेंट है थीटा या कुछ भी दे देगा अननोन नंबर, और ये सबकी वैल्यू दे देगा। आप कैलकुलेशन करके पहले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू निकाल लेना। अगर किसी लिक्विड में रखा गया है बायंसी फोर्स आपको पता है रोयल भी, यहाँ पे हमारा ओलूम है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक। ओलूम स्पेयर ने जितना उसको रिड्यूस किया है, बस मैकेनिक्स लगा के अरेंज करना है। सारा आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इतना समय दे के बताया ना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और इस क्वेश्चन में आप देखो अगर आप इसको करोगे आपका मैकेनिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा। जो फोर्स का बैलेंस था न्यूटन्स लॉ में हमने देखा था। इसके बाद लिक्विड का बायंसी फोर्स कैसे इफेक्ट करता है वो भी यूज हुआ। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अभी चल रहा है वो भी यूज हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एक बार खुद से करना, आप देखना कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिक बूस्ट होगा। तो चलिए ये रहा आज का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि जब तक आप लोग फीडबैक नहीं दोगे हमको नहीं पता चलेगा कि इसमें हमको और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि किसी और वे में हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, आप सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में डालिए। या प्लेटफॉर्म में दूसरा टेलीग्राम है, उसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। आप फीडबैक वहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है वो भी आप पोस्ट करिए टेलीग्राम पे, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। बस आप कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखिए। जितना मैं सिखा रहा हूँ इससे ज़्यादा आपको कहीं से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो, आपके जो भी फ्रेंड इंडिया की टॉप कोचिंग में स्टडी कर रहे होंगे, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ आप उनका नोट्स देके और अपना नोट्स मिला देना जो यहाँ सीख रहे हो, उनसे ज़्यादा ही और अच्छे क्वांटिटी में मैं आपको डिलीवर लेक्चर कर रहा हूँ। आप अच्छे से सीखिए, इससे ज़्यादा एग्जाम में कुछ नहीं आता। और अगर आपको चेक करना है कि एग्जाम रिलेटेड है या नहीं, आप PYQ उठाइए, खुद देखिए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे ना बने या जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ना सिखाया हो। और आपको यकीन ना हो, अभी जेई और नीट का एग्जाम हुआ था, आप जाके देखना क्लास 11 का मैंने जितना चैप्टर कवर किया था उसमें से जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन मेरे नोट से ही आए हैं। तो अगर आप फिजिक्स हमारे चैनल से स्टडी कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ फिजिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, चाहे जेई मेन हो, चाहे जेई एडवांस हो, या आपका नीट हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, आप सारे के सारे क्वेश्चन करके आओगे। बस जितना मैं सिखा रहा हूँ अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए, रट्टा मत मारिए। और इसके अलावा PYQ सारा सॉल्व कीजिए, आपकी डेफिनेटली अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। कहीं भी कुछ भी डाउट है नोट करके रखिए, उसको पोस्ट करिए, मैं आपको उसका सोल्यूशंस प्रोवाइड करूंगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।